नमस्कार साथियों, आइए हम नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। देखते हैं आगे के क्वेश्चनों को किस प्रकार से आ रहे हैं एग्जाम में। ये ग्रुप डी का है एग्जाम का क्वेश्चन या एएलपी का हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे आपको। तो जिन्होंने अभी तक क्लास हमारी नहीं देखी है, वो हमारे चैनल पर जाकर सभी क्लासें देख ले। कितनी क्लासें हो चुकी हैं? 8000 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। हमको 8000 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक करें और शेयर करते रहें, जो इस क्लास से वंचित हैं और जिसको जहाँ समझ में ना आए, वो पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसमें असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है? तो वो किसमें होता है? मुकुलन में। ऑप्शन नंबर ए, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुकुलन बडिंग में होता है। इसमें जीव के ऊपर उभार या कलिका आ जाती है। इसके जीव के ऊपर उभार या कलिका निकल आते हैं, जो विकसित होकर अपने जनक जीव से अलग हो जाते हैं, यानी स्वतंत्र जीव बन जाते हैं। जैसे हाइड्रा है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे हाइड्रा है, जैसे ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है। तो ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? तो वो आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट में होता है। अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, ईस्ट और हाइड्रा मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन होता है। निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड माल्ट के रूप में भी जाने जाते हैं? तो कौन से ऐसे जीव हैं जो ब्रेड माल्ट के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट यानी राइट आंसर हो जाएगा। राइजोपस। जो राइजोपस है, ये ब्रेड माल्ट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेमाइडोमोनास जैसे कई एक कोशिकीय शैवाल जल में रहते हैं, वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? इस प्रकार से, तो वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं अमीबा की तरह। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो जो हरे शैवाल का एक जीनस है, जो क्ले क्लेमाइडोमोनास है, जो हरे शैवाल का एक जीनस है, जिनमें एक कोशिकीय प्लेगलेट्स की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो स्थिर पानी में, नम मिट्टी में, यानी मीठे पानी हो, नम मिट्टी हो, समुद्री जल हो, कोई भी, और यहाँ तक कि बर्फ में भी, तो स्नो शैवाल जो होते हैं, उसके रूप में पाई जाती है। इसके रूप में, जैसे स्नो शैवाल इसके रूप में पाई जाती है और ये अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते रहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में उपयोग किए जाते हैं? तो पूरक आहार के रूप में वो ऑप्शन नंबर ए और सी, ए और सी, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ए में दिए हैं ए और सी। तो एस्पाइरुलिना और क्लोरेला, तो ये क्लोरेला क्या होते हैं? हरित शैवाल होते हैं। ये क्या होते हैं? ये हरित शैवाल होते हैं। यह प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, यानी इसमें लगभग 30% प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें 30% प्रोटीन होता है और 15% लिपिड होता है और 30% के लगभग कार्बोहाइड्रेट्स और 5% इसमें
भस्म पाया जाता है। एक और जो स्पाइरुलिना था ये नील हरित है। क्या है ये? ये नील नील हरित शैवाल। आपको इतना ही लर्न रखना है कि स्पाइरुलिना नील हरित शैवाल, क्लोरेला हरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो सहजीवी संबंध को दर्शाता है वो काई को। काई एक सहजीवी संबंध बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जो लाइकेन है, कवक है और जो शैवाल है, ये मिलकर क्या बनाते हैं? शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। लाइकेन, कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। आप नहीं समझे? जो लाइकेन है, क्या है? लाइकेन ये कवक है और शैवाल। कवक और शैवाल इन दोनों से मिलकर बना है और जो इसमें कवक और शैवाल का जो संबंध है वो सहजीवी से होता है। जैसे कवक जल है, खनिज है, लवण है। कवक है, जल है, खनिज है। एक तो ये होता है, जैसे कवक जल हो गया, कवक जल, खनिज, लवण, ठीक। जैसे विटामिन्स है, विटामिन्स और शैवाल को प्रदान करता है ये। तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवक को प्रदान कर देता है, ठीक है। और कवक और जो शैवाल के बीच की जो तरह की सहजीवी संबंध होता है वो हेलिटेज में होता है, उसे हेलिटेज में कहते हैं। एक ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है? तो जड़ों और तनों में, पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है तो वो है कारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कारा। ये एनटीपीसी में देखो आया हुआ था क्वेश्चन। इसमें जल और अन्य चीजों के जो शरीर के एक दूसरे से भाग वो संवहन होता है, तो विशिष्ट संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते इसमें, एक तो। और जो यह जो पादप होता है, तो इसमें पादप और पत्ती जैसी संरचना इसमें विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण है? तो हरे रंग का कारण है वो क्लोरोफिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो किस पौधे को इन तीनों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? जड़ में, तना में और पत्तियों में, तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा को विभेदित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन का। मीथेन का ये अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो किस समूह के पौधों को शैवाल कहा जाता है? तो वो आपका थेलोफाइटा जो समूह के पौधे होते हैं, इनको शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, वे किस समूह से संबंधित होते हैं? तो ऐसे कौन से पौधे हैं? तो वो आपके हो जाएंगे थेलोफाइटा, अभी अभी बताया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? तो गैर संवहनी पौधा कारा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कारा। ये
लर्न रखना है। गैर संवहनी पौधा ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन था, ये फिर से आएगा, संभव है। एक पादप समूह किसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जड़ और तना और पत्तियां नहीं होती हैं तो उसे थैलस कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, थैलस। निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी स्पाइरोगाइरा है ये जो जड़ और तना और पत्तियों में अलग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से पाए जाते हैं, तो वो किस में पाए जाते हैं? तो ये विशेष रूप से शैवाल पानी में पाए जाते हैं, ना ही वायु में पाए जाते हैं, ना ही रेत में और ना ही कीचड़ में, पानी में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो अभी हरित शैवाल बताया था हमने आपको कि कौन सा है एक कोशिकीय हरित शैवाल, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमने अभी बताया था आपको क्लेमाइडोमोनास मोनस ये एक कोशिकीय हरित शैवाल है। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स इसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, तो पादप जगत के उभयचर कौन कहलाते हैं? वो आपके ब्रायोफाइटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? तो एम्फीबियन पौधों को ये रखा गया ब्रायोफाइटा में। इसमें ब्रायोफाइटा में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें किसके तौर पर जाना जाता है? तो जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उसे ब्रायोफाइटा के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? तो ब्रायोफाइटा किस वनस्पति से संबंधित है? तो वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मार्केंसिया ब्रायोफाइटा किससे संबंधित है? तो ये मार्केंसिया से संबंधित है वनस्पति से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? ऐसा कौन सा पौधा है कि थैलोफाइटा नहीं है? तो वो है आपका उलवा। उलवा एक पौधा जो थैलेफाइटा नहीं है। कारा, यूलोथ्रिक्स और फ्यूरिनेरिया ये थैलोफाइटा हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइट नहीं है? तो कौन सा ब्रायोफाइट नहीं है? तो वो कारा। कारा एक ब्रायोफाइट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राइजोइड्स के बारे में गलत है? तो कौन सा है जो राइजोइड्स के बारे में गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होते हैं। पूर्ण विकसित होते हैं जो जड़, तना और पत्तियां तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजॉइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो राइजॉइड के लिए इनमें से सी सही है, पौधों की सहायता से यह अधाह स्तर से जुड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पौधों की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? तो बढ़ने वाले उभार को
राइजॉइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइजॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? तो किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? तो वो है रिक्सिया। रिक्सिया इसको ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। रिक्सिया ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से ही ये क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? तो स्पाइरोगारिया और प्लेनेरिया में इसको नहीं कह सकते कि क्या होता है, निषेचन या पुनर्जनन, विखंडन या बीजांड द्वारा। तो स्पाइरोगाइरा में विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक। और जबकि प्लेनेरिया में क्या होता है, तो पुनरुद्भवन अथवा पुनर्जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो इसमें दोनों दिए हैं, स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया। तो इसमें ना हम विखंडन लगा सकते और ना ही पुनर्जनन, इसको छोड़ देते हैं। जो स्पाइरोगाइरिया अलग से आ जाए तो उसमें स्पाइरोगाइरिया में विखंडन और प्लेनेरिया में इसमें पुनर्जनन। नेक्स्ट आपका है, फर्न पौधे में बीजाणु कहाँ पर स्थित होते हैं? तो फर्न पौधे में बीजाणु पत्तियों की निचली सतह में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? पत्तियों की निचली सतह में ये फर्न पौधे में बीजाणु उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो विशिष्ट ऊतक जो मौजूद होते हैं वो मर्सिलिया के ऊतक मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि बीज सहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र स्वतंत्र गैमीटोफाइटा और स्पैरो स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो एक साथ चर्चा की जाती है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। जो स्वतंत्र गैमीटोफाइटा और स्पैरोफाइटा चरणों के साथ अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, तो वो टेरिडोफाइटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है वो मर्सिलिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मर्सिलिया। निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित किया जाता है? तो तीनों में जब विभेदित किया जाता है तो वो इसमें मर्सिलिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मर्सिलिया। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं? फिर क्वेश्चन आ गया कि थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मर्सिलिया। ये पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, मर्सिलिया। कारा संबंधित है, कैलेडोफोरा और यूलोथ्रिक्स भी संबंधित है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में क्या नहीं होते हैं? तो टेरिडो समूह के पौधों में ये पुष्प नहीं होते हैं, या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुष्प नहीं होते हैं, तना होता है, पत्ते होते हैं और जड़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं। तो टेरिडोफाइटा ये किस समूह के पौधों में नहीं पाए जाते? तो ये फूल के पौधों में नहीं पाए जाती, फूल समूह के पौधों में नहीं पाए जाते। संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे। तो संवहनी ऊतक वाले जमीनी पौधे ये थे आपके शैवाल। शैवाल संवहनी ऊतक वाले जमीनी पौधे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेरिडोफाइट क्या होते हैं? तो टेरिडोफाइट ये आपके बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं, जो बीज से रहित होते हैं। तो वो बीज रहित पौधे होते हैं जो संवहनी पौधे, वो टेरिडोफाइट होते हैं। निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? तो किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? तो वो आपके पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, मर्सलिया। मर्सलिया में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मर्सलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं, जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बन जाते हैं। तो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण वो बिच्छू बूटी, जो बिच्छू बूटी होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिच्छू बूटी जो जंगल में पाया जाता है ये पौधा, और पत्तियों पर नुकीले से रोम होते हैं, जो गलती से अगर अपन से छुप जाए या तो वो दर्द का कारण बन जाते हैं अपने लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है? तो कौन सा ऐसा पौधा है जो अनावृत बीजियों से संबंधित है? तो वो देवदार जो वृक्ष होता है, एक देवदार वृक्ष, वो अनावृत बीजियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो एफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत? तो ऑप्शन नंबर अनावृत बीजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनावृत बीजी। ये एफेड्रा पौधों से के अंतर्गत, एफेड्रा पौधे अनावृत बीजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज बीज आवरण रहित होते हैं? तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण सहित बीज पाए जाते हैं? तो कौन से पौधे हैं जिसमें आवरण सहित बीज पाए जाते हैं? तो वो आप ऑप्शन नंबर आपका ये कारा मर्सलिया या फुनेरिया या देवदार। तो आप क्या कह रहा है, आवरण रहित बीज, तो देवदार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवदार। नग्न बीजी होते हैं, तो ये नग्न बीजी क्या होते हैं? पाइनस होते हैं। नग्न बीजी पाइनस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीजी उत्पन्न करता है? तो ऐसा कौन सा समूह है जो अनावृत बीज उत्पन्न करता है? तो वो आपका हो जाएगा डी, अनावृत बीजी। अनावृत बीज उत्पन्न करता है तो वो अनावृत बीजी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनावृत या नग्न बीज किसमें निर्मित होते हैं? तो अनावृत या नग्न बीज ये आपके अनावृत बीजी में निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अनावृत या नग्न बीज होते हैं वो अनावृत बीजी में निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनावृत बीजी को आम तौर पर किस यानी प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है?
क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। तो ये विकसित होते हैं, ये कहाँ पर? अनावृत प्रकार के बीजों के रूप में इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनावृत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? तो कौन जिम्नोस्पर्म है? वो चीड़ है। जो चीड़ है ये जिम्नोस्पर्म है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। और जो जो आम होते हैं वो आवृत बीजी होते हैं। क्या होते हैं? जो आम होते हैं तो वो आवृत बीजी होते हैं और जो चीड़ होते हैं तो वो अनावृत बीजी होते हैं। अनावृत बीजी, ये अनावृत बीजी होते हैं। और जो फर्न होते हैं, चीड़ अनावृत बीजी, आम आवृत बीजी। और जो फर्न होते हैं तो फर्न टेरिडोफाइटा होते हैं। फर्न टेरिडोफाइटा होते हैं। और जो काई होती है यानी मांस, जो काई होती है यानी मांस होती है वो ब्रायोफाइटा होती है। आपके ऑप्शन नंबर ये 4 राइट हो जाएंगे और ये चीड़ जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ है पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वह कहलाते हैं। तो अंततः बीज बनाते हैं वो फेनरोगम होते हैं। फेनरोगम विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो होते हैं वो अंततः बीज बनाते हैं, जो वो कौन है? वो फेनरोगम। किसमें बेसल्स प्रमुख जल संवहक कोशिकाएं हैं? तो किसमें जो बेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो वो ऑप्शन नंबर डी एंजियोस्पर्म जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा जीव ऐसा है जिसमें परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? तो परजीवी पोषक युक्ति को ये ऑप्शन नंबर डी अमरवेल दर्शाता है। कौन दर्शाता है? अमरवेल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है। तो शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है भोजन की गति। निम्नलिखित में से इस विकल्प में शामिल सभी अंगों में चिकनी पेशियां होती हैं? तो वो सभी अंगों में चिकनी पेशियां आंख की आइरस में होती हैं, फेफड़ों में होती हैं, यानी फेफड़ों की जो श्वसनियां होती हैं उसमें, और मूत्र वाहिनियों में होती हैं चिकनी पेशियां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बबूल के वृक्ष जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों द्वारा उत्पादित गोंद है। तो उत्पादित गोंद कह रहा है तो वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन पादपों का अपशिष्ट उत्पाद। इन पादपों का अपशिष्ट उत्पाद। निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है? तो ऐसा कौन सा पौधा है जो एक परजीवी पौधा है? वो अमरबेल जो होता है एक परजीवी पौधा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमरबेल। जो परजीवी पौधे अपने भोजन एवं पोषण के लिए किसी भी दूसरे जीवित पौधे पर निर्भर रहते हैं, ये अमरबेल जो एक परजीवी पौधा होता है। लेकिन जो परजीवी पौधे मेजबान पौधों को कोई लाभ नहीं पहुंचाते बल्कि हानि पहुंचाते हैं। ये हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ये हिमालय के किस पुष्प में पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोंचों को ठीक करने को में मदद कर सकता है? तो खरोंचों को ठीक करने में मदद कर सकता है वो ब्रह्म कमल है। कौन है? ब्रह्म कमल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्म कमल।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है? तो निम्नलिखित में से माना जाता है वो औषधीय पौधा नीम है। क्या है? नीम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? तो ऐसे कौन से पौधे हैं जो एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? तो वो तरबूज और पपीता है। जो ये ये पौधे तरबूज के और पपीते के ये पुष्प उत्पन्न करते हैं, तो एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि उपाय है? यानी तो औषधि पौधा रक्तचाप के लिए तो ये है सर्पगंधा। जो सर्पगंधा होता है, तो रक्तचाप के लिए उपचार के लिए यानी सबसे अच्छी औषधि है सर्पगंधा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जड़ का जो अर्क उच्च होता है, तो उच्च रक्तचाप के लिए रामबाण है। यानी पत्तियों का इनका रस नेत्र ज्योति बढ़ाने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी शाक यानी जड़ी बूटी केवल भारत में पाई जाती है और जिसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए होता है? तो रक्तचाप के लिए उपचार के लिए होता है वो है सर्पगंधा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्पगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो कौन सा है जो द्विलिंगी पुष्प है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुड़हल और सरसों। ये दोनों द्विलिंगी पुष्प हैं। द्विलिंगी पुष्प हैं गुड़हल और सरसों। तरबूज और पपीता एक लिंगी पुष्प है। ये क्या है? ये एक ये एक लिंगी पुष्प है, तरबूज और पपीता। गुड़हल और सरसों ये द्विलिंगी पुष्प हैं। और वैसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों ही प्रकार के यौन अंग पाए जाते हैं, वो द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम क्या है? भारतीय स्थानीय नाम जिसका उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। तो क्या है भारतीय नाम उसका? वो आंवला है, जो च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है, आंवले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? तो जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण जिंगको बाइलोबा है। क्या है? जिंगको बाइलोबा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिंगको बाइलोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि क्या कह रहा है कि मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं। मैग्नोलियोफाइटा जो होते हैं वो पुष्पीय क्या होते हैं? पादप होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन्हें हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। निम्न में से किसे अल्फाल्फा अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? तो किसे अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सटिवा। सटिवा को हम अल्फाल्फा के रूप में संबोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। और जो इसका इसे फलों का राजा भी कहा जाता है आम को। भारत में एक तो प्रसिद्ध आम की प्रजातियां हैं जो, जैसे कौन-कौन सी हैं? एक होता है दशहरी आम। कौन सा होता है?
दशहरी आम होता है, तोतापुरी आम होता है, तोतापुरी आम, हापुस होता है, एक हापुस आम होता है, यानी जिसे अल्फांजो कहते हैं। हापुस आम को क्या कहते हैं? अल्फांजो से ज़्यादा प्रसिद्ध है अल्फांजो, हापुस आम होता है। और एक हिमसागर होता है आम, एक होता है हिमसागर आम होता है, और जिसे हिमसागर होता है, और एक यानी सिंधरा, एक होता है सिंधुरा, और एक होता है नीलम। क्या होता है? एक होता है नीलम, आदि होते हैं। आम की कुछ संकर प्रजातियां हैं। ये कौन सी हो गई? ये प्रसिद्ध आम की प्रजातियां हो गई। ये क्या हैं? ये आम की प्रजातियां हैं। और जो संकर प्रजाति जैसे आम्रपाली यानी दशहरी एवं नीलम, मल्लिका और रत्ना, ये सिंधु आम की गुठली रहित प्रजाति है। क्या है? ये जो सिंधु प्रजाति है, सिंधु प्रजाति, तो ये कैसी प्रजाति है? तो ये आम की गुठली रहित प्रजाति है। कैसी है? आम की गुठली रहित प्रजाति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो फल है, तो उस आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो आपका हो जाएगा मैंगी हेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम है वो जिया मेज। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? वो जिया मेज है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वानस्पतिक नाम जिया मेज, और वैज्ञानिक नाम है इसका ट्रिटिकम ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। सामान्य गेहूं का वास्तविक नाम जिया मेज, लर्न कर लो इसको, जिया मेज। और इसका गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक। और जो चना है, तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है चने का? सिसर एरेटिनम, एरिएटिनम। सरसों का ब्रेसिका कंप्रेस्ड का, सरसों का ब्रेसिका, ये क्या है? ये सरसों का वैज्ञानिक नाम है। और पाइसम सटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं और जो बाद में पककर फल बन जाता है? तो वो है आपका आवृत बीजी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवृत बीजी। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनास्पर्मा है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो पाए जाते हैं पौधे, उसका वास्तविक नाम है, वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनास्पर्मा है। तो वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पलाश। ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं, पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम है ऑप्शन नंबर ए फाइकस बेंगालेसिस लेंसिस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम है फाइकस, याद कर लो, फाइकस बेंगालेंसिस, बरगद का पेड़ फाइकस बेंगालेंसिस। और जो नीम के पौधे होते हैं तो उनका वानस्पतिक नाम क्या है? जैसे नीम, नीम मान लो, और पीपल मान लो, जैसे पीपल है, कपास है, कपास है, क्या है? कपास है, तुलसी है, तुलसी है। तो इनके वानस्पतिक नाम क्या है? तो नीम का वानस्पतिक नाम है एजा डिरेक्टा, एजा
एजा डिरेक्टा इंडिका। और पीपल का जो नाम है तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और जो कपास का वैज्ञानिक नाम है तो गॉसिपियम ऑर्बेरियम। क्या है? गॉसिपियम और बेरियम, गॉसिपियम और बेरियम। और जो तुलसी है तो ये ओसिमम बेसिलिकम। क्या है? ओसिमम और बेसिलिकम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेसिका कंप्रेस्टिका किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो अभी हमने बताया था कि ब्रेसिका कंप्रेस्टिका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है, तो वो आपका सरसों का है। जो सरसों का ब्रेसिका और कंप्रेस्टिका ये वानस्पतिक नाम है सरसों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ वो क्या है? तो वो है आपका रेडवुड। ये दुनिया का सबसे लंबा पुल है, सॉरी पेड़ है। सबसे लंबा पेड़ रेडवुड है। ठीक। और जो अब देखें मक्का का हमने क्या बताया वनस्पति नाम, जियामेज है यानी गेहूं का। कुट्टू का है फागोपाइरम एस्कुलेंटम। ठीक है। सरसों का ब्रेसिका कंप्रेस्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? वो होते हैं आवृत बीजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवृत बीजी जो होते हैं उनके फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागण किसके समूह के पौधों की एक विशेषता है? तो परागण वो है एंजियोस्पर्म समूह के पौधों की एक विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में परागण होता है? तो कौन से पादप समूहों में परागण होता है? वो आवृत बीजी। आवृत बीजी समूहों में, पादप समूहों में परागण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन भाग में स्थित होते हैं। तो कौन से प्रजनन भाग में क्या स्थित होते हैं? तो वो आपके पुष्प स्थित होते हैं। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में पुष्प स्थित होते हैं। द्विनिषेचन किसका गुण है? तो द्विनिषेचन किसका गुण है? ये आपका आवृत बीजी का गुण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवृत बीजी। वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में दो बीज पत्र हैं उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे कौन से आवृत बीजी पौधे हैं जिनके बीजों में दो बीज पत्र हैं और उन्हें द्विबीज पत्री पौधे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, द्विबीज पत्री। आवृत बीजियों के प्रजनन अंग स्थित होते हैं। तो आवृत बीजियों के प्रजनन अंग स्थित होते हैं वो आपके फूलों में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फूलों में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि किसके प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं? तो किसके प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं? वो एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्रजनन संबंधी भाग ये फूल में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि द्विबीजपत्री पौधा है। तो द्विबीजपत्री पौधा ये शकरकंद का बेल है। क्या है? ये शकरकंद का बेल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
कि एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट पौधा है, तो एक बीजपत्री जो पौधा है वो है लहसुन। क्या है? लहसुन है जो एक बीजपत्री पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें किससे वायु ग्रहण करती हैं? तो इसलिए जड़ें ये वायु ग्रहण करती हैं, तो वो मृदा कणों के बीच वायु अवकाश जो होता है, मृदा कणों के बीच जो वायु अवकाश होता है उससे ये वायु ग्रहण करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती हैं? तो लंबे जैसी रोमो संरचनाएं ये अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों की जड़ें जो होती हैं तो वो ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं, तो वो खाना जो बनाती हैं तो वो कहाँ पर? पत्तियों पर बनाती हैं। पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती हैं? क्वेश्चन आ गया देखो। पौधों की जड़ें ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं तो मिट्टी के कणों के बीच मौजूद जो वायु अवकाश से ये पौधों की जड़ वो ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं। तो मिट्टी के कणों के जो बीच मौजूद जो वायु अवकाश होता है वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसके अलावा निम्न सभी पादपों यानी पौधों में एक जकड़ा जड़ें होती हैं, तो एक जकड़ा जड़ें होती हैं मतलब जकड़ी हुई होती हैं, तो वो चुकंदर हैं। इनकी जड़ें जकड़ा जड़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो ऐसा कौन सा भाग है अंकुरण के समय? कि अंकुरण के समय बीज का जो भाग होता है जड़ का निर्माण करता है। तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मूलांकुर। ऑप्शन नंबर मूलांकुर आपका आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? तो जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं तो उसमें लंबे रोमों जैसे जो भाग होते हैं रोमे, तो उसमें आपके रूट हेयर जो होते हैं उन्हें कहते हैं रूट हेयर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पौधे के वानस्पतिक भाग होते हैं, तो किसी पौधे के वानस्पतिक भाग होते हैं तो वो जड़, तने और पत्तियों होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? तो पत्तियों, जड़ों, किन पौधों का परिवहन किया जाता है इनसे? तो वो आपका क्या हो जाएगा? केवल जल या कार्बोहाइड्रेट या ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ? तो क्या ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है, और पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है? तो वो है आपका यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है। चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो है। तो अदरक क्या है? अदरक तो एक राइजोम है, ठीक है, जो एक भूमिगत तना है, यानी भूमिगत तना है ये अदरक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम आलू के पौधों
पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? आलू का जो पेड़ होता है तो उसके हम पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? तो वो तना खाते हैं आलू का। आलू जमीन के अंदर होते हैं, पौधे के निचले हिस्से पर जड़ों के रूप में उतर पाए जाते हैं, जड़ों के बीच में वो निचला हिस्सा खाते हैं। वो आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थाई स्लाइड तैयार की। जब आप स्लाइड पर नीचे वो चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देता है? जब हम चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो आपने देखा होगा कि कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके पौधे की पत्तियों में मेथिनोइक अम्ल होता है? तो किन की पौधों की पत्तियों में? तो बिच्छू बूटी की पौधों की पत्तियों में मेथिनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो जंगलों में उगता है। इसी पत्तियों में चुभने वाले एक बाल होते हैं जो छू जाने पर दर्दनाक डंक मारते हैं, और इस दर्द से बचने का पारस्परिक उपाय एक चिड़मुड़ा के पौधे के पत्ता होता है जो, तो उसके साथ है उस क्षेत्र को रगड़ना, उस पत्ते से को लेकर उस क्षेत्र को रगड़ना, तो जो अक्सर बिच्छू बूटी के पास उगता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें। दिया गया है, ए दिया है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ये ई दिया है ये यहाँ, और डी ये दिया है, ठीक। सी ये दिया है, बी ये है, और ए ये है। तो ऑप्शन दिए हैं आपके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऊपरी अधिचर्म, बी निचली बाह्य त्वचा है, सी रक्षा कोशिका है, डी वायु अवकाश है, ई हरित लवक है, ये हरित लवक है। यहाँ वायु होती है उनके अंकुरण के बीच में, पत्थरों के बीच में, और ये अवकाश होता है वायु अवकाश। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत, ऊपरी और निचली परत, तो वो भोजन का संश्लेषण करती है। क्या करती है? भोजन का संश्लेषण करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। जिनको क्लास अच्छी लगी हो तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करें और शेयर करते रहें, और जहाँ जिसको समझ में ना आया हो तो वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके।